हेलो। आज हम स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखी गई कहानी नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे। इस कहानी के पात्र हैं हालदार साहब, कैप्टन चश्मे वाला, पान वाला, ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी। पात्र मीन्स करेक्टर, मुख्य पात्र मीन्स मेन करेक्टर। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं हालदार साहब। आइए कहानी के पात्रों के बारे में जान लेते हैं। हालदार साहब भावुक, जिज्ञासु और देशभक्त हैं। इनको हर 15वें दिन कंपनी के काम की वजह से एक कस्बे से होकर गुजरना पड़ता है। मतलब कस्बा इनके रास्ते में पड़ता है। इस कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति स्थापित है। मूर्ति मीन्स स्टैच्यू। यही चौराहे पर एक पान की दुकान है। जब पहली बार हालदार साहब इस कस्बे से गुजर रहे थे तो वे चौराहे पर पान खाने के लिए रुके। तब उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति तो संगमरमर की है पर चश्मा रियल लगा है। ये जब भी कस्बे से गुजरते हैं और पान खाने के लिए रुकते हैं, हर बार नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ देखते हैं। यह भी जानना चाहते हैं कि मूर्ति पर लगा चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है, कौन बदलता है। एक बार इन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि मूर्ति पर चश्मा कौन चेंज करता है। पान वाले ने इन्हें बताया कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर लगे चश्मे को चेंज करता रहता है। एक बार जब पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाते हुए उसे लंगड़ा व पागल बताया तो हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगता है। कैप्टन चश्मे वाला यह एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है। मरियल मीन्स बहुत ज़्यादा वीक, बहुत कमज़ोर। लंगड़ा मीन्स इसका एक पैर नहीं है। ये सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा पहनता है। यह एक सच्चा देशभक्त है। चश्मे बेचने के लिए ये एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची मीन्स एक छोटा सा बॉक्स तथा दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए फेरी लगाता है। फेरी मतलब गली गली जाकर चश्मे बेचता है। इसको नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, इसलिए ये मूर्ति को रियल चश्मा पहना देता है। इसकी मृत्यु हो जाने पर हालदार साहब को बहुत दुख होता है। पान वाला यह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी है। कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर इसकी पान की दुकान है। मुख्य बाजार मीन्स मेन मार्केट, मुख्य चौराहा मीन्स मेन जंक्शन। तो वहाँ पर इसकी पान की दुकान है। जब भी हालदार साहब कस्बे से गुजरते हैं तो इससे ही पान खरीदते हैं। हालदार साहब के पूछने पर इसी ने बताया था कि मूर्ति पर लगा चश्मा कैप्टन चेंज करता है। इसको बातें बनाने में बहुत मज़ा आता है। यह पान बेचने के लिए कोई ना कोई बातें बनाता रहता है। यह कैप्टन चश्मे वाले को लंगड़ा व पागल कहकर उसका मजाक बनाता है। इससे पता चलता है कि इसके मन में शहीदों व देशभक्तों के लिए कोई सम्मान नहीं है। ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ये कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर हैं। नेताजी की मूर्ति बनाने का काम इन्हीं को सौंपा गया था, मतलब इन्हीं को दिया गया था। तो आइए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो मतलब हालदार साहब एक व्यक्ति हैं, एक ऑफिसर हैं। इनको हर 15वें दिन मीन्स एवरी 15th डे इनको कंपनी के काम की वजह से एक कस्बे से मतलब एक टाउन से होकर गुजरना पड़ता था, जाना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। पक्का मकान मीन्स जैसे जो हाउस सीमेंट के बने हुए होते हैं उनको पक्का हाउस बोलते हैं।
तो कस्बा जो ये था वो बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा कस्बा था, बहुत कम ही वहाँ पर पक्के मकान थे, और जिसको कि मार्केट कहा जा सके, बाज़ार मीन्स मार्केट कहा जा सके, वैसा बस एक ही मार्केट था वहाँ पर, एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। कस्बा बहुत छोटा था, तो वहाँ पर कस्बे में बस एक लड़कों का स्कूल था, मीन्स एक ही बॉयज़ स्कूल था और एक ही गर्ल्स स्कूल था, और सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, कारखाना मीन्स फैक्ट्री, मतलब सीमेंट की एक छोटी सी फैक्ट्री थी। 2 ओपन एयर सिनेमा घर मीन्स पिक्चर हॉल, थिएटर, जहाँ पर हम मूवी देखने जाते हैं, और एक ठो नगर पालिका, एक ठो मीन्स ओनली वन, नगर पालिका मीन्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी। तो नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये कुछ ना कुछ काम करवाती भी रहती थी। क्या क्या काम करवाती थी? कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करा दिया। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करती थी, कभी जो रोड थी उनको पक्का करवा देती थी, कुछ पब्लिक यूरिनल बनवा देती थी, कबूतरों की छतरी, कबूतर मीन्स पिजन, तो कभी कबूतरों के बैठने के लिए छतरी बनवा दी जाती थी। ये पिजन्स इसको अपना घर समझ लेते थे। कवि मीन्स पोएट। तो नगर महापालिका कभी कभी कवि सम्मेलन करवाती थी, मतलब ऐसे फंक्शन कराती थी जहाँ पर कई सारे कवि इकट्ठे होकर अपनी कविताएं सुनाते थे, अपनी पोइट्री सुनाते थे। इसी नगर महापालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। उत्साही बोर्ड मीन्स मेंबर्स जो कि अच्छा काम करना चाहते थे, प्रशासनिक अधिकारी मीन्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो मेंबर्स कुछ अच्छा काम करना चाहते थे, उन लोगों ने सोचा इस कस्बे के मेन मार्केट के मेन जंक्शन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की, मतलब एक मार्बल की प्रतिमा लगवा दी जाए, मतलब एक मूर्ति, वहाँ पे एक स्टैचू लगवा दिया जाए। अब शहर कॉमा में लिखा गया है, बल्कि ये कोई शहर नहीं है, मतलब कोई सिटी नहीं है, यह तो एक कस्बा है, लेकिन फिर भी कॉमा में लिखा गया है क्योंकि यह पूरी तरह से शहर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत रोड्स यहाँ पर बनी हुई हैं। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। यह कहानी मीन्स स्टोरी, उसी प्रतिमा, उसी मीन्स जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कस्बे के मेन मार्केट के मेन जंक्शन पर लगाई गई थी, उसी के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, मतलब एक छोटे से पार्ट के बारे में है। मतलब ये नेताजी के चश्मे के बारे में है, उनके स्पेक्स के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब हवलदार साहब को लगता था कि मूर्ति जो बनाई गई है, इस पर जो चश्मा लगा हुआ है वो रियल क्यों है, संगमरमर का ही क्यों नहीं है। तो कह रहे हैं मैं पूरी बात तो पता नहीं है, लेकिन हो सकता है जो कि हमारी कंट्री के जो मूर्तिकार, मतलब जो मूर्ति बनाते हैं, जो बहुत अच्छे मूर्तिकार हैं, हो सकता है उनके बारे में इन्हें ना पता हो, क्योंकि कस्बा बहुत छोटा था, या फिर जो नगर पालिका के पास जो उपलब्ध बजट हो, मतलब जो अवेलेबल बजट हो, उससे
कहीं ज़्यादा लागत आ रही हो, मतलब कहीं ज़्यादा कॉस्ट आ रही हो, कहीं ज़्यादा खर्चा हो रहा हो और अच्छी मूर्ति बनाने के लिए। अब ये कहानी काफ़ी पहले लिखी गई है, तो उस समय हो सकता है कि इन्होंने अच्छे मूर्तिकारों के बारे में पता करा हो, लेकिन जो कम्युनिकेशन हो रहा था वो लेटर्स के थ्रू हो रहा था, काफ़ी डिस्कशन चल रहा था, तो हो सकता है कि काफ़ी इनका जो समय था, जो काफ़ी टाइम था, उसमें इनका बर्बाद हुआ होगा, इसमें इनका टाइम बहुत वेस्ट हुआ होगा। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त, शासनावधि मीन्स टर्म पीरियड, मतलब जो उस नगर महापालिका के मेंबर्स थे उनका काम करने का जो एक पीरियड था, जो एक समय था, हो सकता है वो खत्म होने वाला हो। तो ये सोचा गया होगा कि टर्म पीरियड समाप्त मीन्स एंड होने से पहले ही क्या करा जाए, मूर्ति बनवा दी जाए। तो जल्दबाजी में इन्होंने क्या करा होगा, जो स्थानीय कलाकार मतलब जो लोकल आर्टिस्ट को ही अवसर मीन्स अपॉर्चुनिटी देने का निर्णय किया होगा, मतलब देने के लिए इन्होंने सोचा। और इसीलिए इन्होंने अंत में मीन्स एंड में जो कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी थे उनको ही मूर्ति बनाने का काम सौंपा, मतलब उनको ही मूर्ति बनाने के लिए दिया। अब मोतीलाल जी ने कहा होगा कि हाँ ठीक है, मैं 1 मंथ में मतलब महीने भर में मैं स्टैच्यू बनाकर दे दूंगा। जैसे कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। संगमरमर मीन्स मार्बल। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। अब नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी, मतलब 2 फीट की थी। नेताजी कैप पहनते थे, तो जो मूर्ति बनाई गई थी, समझ लीजिए उनके जो कैप का पॉइंट था वहां से लेकर के और उनके जो कोट का सेकंड बटन था वहां तक की बनाई गई थी मूर्ति, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। मतलब जो मूर्ति थी वो शोल्डर तक की थी और ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कह रहे हैं मूर्ति में नेताजी अच्छे लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में, वर्दी मीन्स यूनिफॉर्म, तो जो नेताजी की स्टैच्यू थी वो फौजी वर्दी में, मतलब जैसे आर्मी में यूनिफॉर्म होती है वैसी ही वर्दी में, वैसी ही यूनिफॉर्म में उनकी प्रतिमा थी, उनकी स्टैच्यू थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्लोगन्स हैं। ये इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। सराहनीय मीन्स एप्रिशिएबल, प्रेजवर्दी, प्रयास मीन्स ट्राई, मतलब जो मोतीलाल जी ने मूर्ति बनाने का प्रयास करा था वो अच्छा रहा, क्योंकि मूर्ति काफ़ी अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। खटकती थी मीन्स अच्छी नहीं लगती थी, समझ में नहीं आती थी, मतलब ठीक नहीं लगता था। क्या कसर थी, मतलब क्या चीज़ मिसिंग थी, कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। चश्मा नहीं था यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मूर्ति थी वो तो संगमरमर की थी, मतलब जो नेताजी की आंखों पर चश्मा था वो संगमरमर का नहीं था। तो कैसा चश्मा लगा हुआ था फिर? एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। और वो कैसा चश्मा था? ब्रॉड ब्लैक फ्रेम का चश्मा था जो कि मूर्ति पहने हुए थी। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। अब जब हालदार साहब फर्स्ट टाइम, पहली बार इस कस्बे से गुजरे, मतलब वो अपने ऑफिस जाने के लिए उनको इस कस्बे से होकर जाना पड़ता था। अब रास्ते में कस्बा पड़ता था, वहाँ पर वो रुके। क्यों रुके वो? क्योंकि उनको पान खाना था। तो वो चौराहे पर जैसे ही रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, उन्होंने यह नोटिस किया। क्या नोटिस करा उन्होंने? कि जो नेताजी की आंखों पर चश्मा लगा है वो रियल है, वो संगमरमर का नहीं है। और उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई।
कौतुक भरी मुस्कान, मतलब उन्हें एक तो बहुत क्यूरोसिटी हुई और वो फिर धीरे से स्माइल किया उन्होंने। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। वो बोले वाह भाई, ये भी आइडिया ठीक है कि मूर्ति तो संगमरमर की है लेकिन जो उस पर चश्मा लगा हुआ है, उस पर जो स्पेक्स लगे हुए हैं वो रियल हैं। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। अब हालदार साहब जीप से जा रहे थे। पान खाने के बाद जब वे आगे बढ़े तो हालदार साहब के दिमाग में फिर भी ये बात रही, वो फिर भी ये सोचते रहे कि आखिर ऐसा क्यों है कि मूर्ति जो है वो संगमरमर की है लेकिन उस पर जो चश्मा लगा हुआ है वो संगमरमर का नहीं है, वो रियल है। लेकिन एंड में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे, मतलब उन्होंने ये कंक्लूड किया कि कोई बात नहीं, अगर चश्मा रियल भी लगा है कोई बात नहीं, फिर भी नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। नागरिक मीन्स नगर में रहने वाले, जो उस कस्बे में रहने वाले लोग थे, उनका यह प्रयास मीन्स कोशिश कौन सी कोशिश, मतलब नेताजी की मूर्ति बनाने की कोशिश, इसको प्रशंसनीय ही कहा जाएगा, सराहनीय ही कहा जाएगा, मतलब प्रेसवर्दी ही है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। अब ये कह रहे हैं कि मूर्ति जैसी भी बनी हुई हो, उसके रंग रूप का, मतलब उसके कलर का, वो कैसी बनी है, कद का मतलब कितने हाइट की है, इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, उस भावना का है, मतलब उस फीलिंग से, जिस फीलिंग से यहाँ के लोगों ने मूर्ति बनाई है वह बहुत अच्छी है, उनको बहुत अच्छी लगी ये चीज़। मजाक मीन्स जोक, मतलब जो देशभक्ति है वो आजकल एक जोक बनकर रह गई है, कोई ध्यान नहीं देता, कोई कदर नहीं करता। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अब जब हालदार साहब सेकंड टाइम उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर देखा। अंतर मीन्स डिफरेंस। उन्हें क्या डिफरेंस दिखाई दिया? ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। अब हालदार साहब मूर्ति को बहुत गौर से देखते थे। उन्होंने देखा कि अच्छा, अब की बार तो मूर्ति पर जो चश्मा तो है लेकिन यह दूसरा चश्मा है, पहले वाला चश्मा तो नहीं है। पहले कैसा चश्मा था? पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, मतलब थिक फ्रेम का एक चौकोर मीन्स स्क्वायर शेप जैसा चश्मा था। अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तार मीन्स वायर, मतलब एक थिन फ्रेम का राउंड चश्मा लगा हुआ है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। कौतुक मीन्स जो उनकी क्यूरियोसिटी थी, मतलब जो उनके जानने की इच्छा थी, वो और बढ़ गई। उनको हैरानी हुई कि अच्छा, अभी दूसरा चश्मा कैसे लगा हुआ है। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। कपड़े मीन्स क्लोथ्स। तो हालदार साहब कहते हैं वाह भाई, यह भी क्या आइडिया है, खूब आइडिया है कि मूर्ति क्लोथ्स तो नहीं बदल सकती लेकिन जो चश्मा है वो तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। अब हालदार साहब जब तीसरी बार मीन्स थर्ड टाइम फिर इस कस्बे से गुजरे और पान खाने के लिए फिर चौराहे पर रुके तो उन्होंने फिर मूर्ति को देखा और पाया कि उस पर चश्मा बदला हुआ है, कोई नया चश्मा लगा हुआ है। हालदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। अब हालदार साहब की यह आदत पड़ गई, मतलब ये हैबिट पड़ गई कि वो जब भी इस कस्बे से होकर गुजरते थे, जाते थे, तो वो क्या करते थे, वो वहाँ के मेन जंक्शन पर, मेन चौराहे पर रुककर उसी पान की दुकान पर पान खाते थे और फिर मूर्ति को ध्यान से देखते थे। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है कि तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? कौतूहल मीन्स क्यूरोसिटी, दुर्दमनीय मीन्स जिसको कि रोक पाना बहुत मुश्किल हो। पिछले 2 बार से क्या हो रहा था कि हालदार साहब जब मूर्ति को देखते थे तो उनको चश्मे के बारे में जानने की इच्छा होती थी, लेकिन वो फिर भी चुपचाप अपना पान खाकर
चले जाते थे, अपने मन में ही कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। लेकिन अब की बार जब तीसरी बार वे पान खाने के लिए रुके तो इन्होंने क्या करा, अब की बार पान वाले से पूछ ही लिया कि क्यों भाई, क्या बात है, नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। अब यहाँ पर पान वाले के बारे में बताया गया है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, मतलब उसके मुंह में पान था। अब पान वाला कैसा था ये बताया गया है। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। पान वाला कैसा था, एक काला, मोटा, मोटा मीन्स फैट, खुश मिजाज मतलब चीयरफुल, खुश रहने वाला आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। अब जब हालदार साहब ने उससे पूछा कि भाई ये नेताजी का जो चश्मा है यह हर बार कैसे बदल जाता है, तो हालदार साहब का प्रश्न सुनकर, मतलब उनका एक क्वेश्चन सुनकर, वह आंखों ही आंखों में हंसा। हंसा मीन्स उसने हल्की सी स्माइल दी। अब क्योंकि वो मोटा था तो क्या हुआ, जब वो हंसा तो उसकी तोंद थिरकी। तोंद मीन्स जो उसका टमी था, थिरकी मतलब वो हिला, उसकी टमी हिली। अब पान वाले ने क्या किया, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका। अब वो पीछे घूमा और उसने जो उसके मुंह में पान था उसको स्पिट करा, उसको थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी, तो क्योंकि पान वाला बहुत पान खाता था तो उसके जो दांत थे, बत्तीसी मतलब जो उसके दांत थे वो लाल काले हो गए थे, रेड और ब्लैक से कलर के हो गए थे, मतलब बहुत गंदे हो गए थे उसके दांत। तो उसने अब हालदार साहब के क्वेश्चन का रिप्लाई करा, कैप्टन चश्मे वाला करता है। मतलब जो ये चश्मे चेंज करता है कौन करता है, कैप्टन चश्मे वाला। क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, मतलब चश्मा बदल देता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो पान वाले ने हालदार साहब को समझाया कि जो कैप्टन है वो चश्मे बेचता है, तो अगर कोई उसके पास कस्टमर आ गया तो अगर उसने कोई चौड़े चौखट का, मतलब अगर ब्रॉड फ्रेम का चश्मा मांगा तो फिर कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है, वो ब्रॉड फ्रेम का चश्मा उठाकर कस्टमर को दे देता है और वो अपने पास से एक दूसरा चश्मा लेकर नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। उधर दूसरा बिठा दिया, उधर मतलब मूर्ति पर, दूसरा बिठा दिया, बिठा दिया मीन्स पहना दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। अब हवलदार साहब को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही थी। क्या समझ में आ रहा था उनको, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। तो अब हवलदार साहब को समझ में आया कि जो ये कैप्टन चश्मे वाला है उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बगैर चश्मे वाली, मतलब विदाउट स्पेक्स वाली मूर्ति उसको अच्छी नहीं लगती है, बल्कि आहत करती है, मतलब उसको हर्ट करती है। तो मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, मतलब उसे ऐसा लगता है कि बिना चश्मे के नेताजी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, क्योंकि वह जो कैप्टन चश्मे वाला है वह नेताजी की रिस्पेक्ट करता था। इससे पता चल रहा है कि वो एक देशभक्त है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। उनको ये भी समझ में आ रहा है कि इसकी कोई अपनी छोटी सी शॉप होगी और इसके पास बहुत ही कम फ्रेम होंगे इसके पास, तो उनमें से ही कोई एक फ्रेम ये नेताजी पर फिट कर देता है, मतलब नेताजी पर लगा देता है। और अगर कोई कस्टमर आता है, ग्राहक मीन्स कस्टमर, और अगर कोई कस्टमर आता है उसको वैसा ही फ्रेम चाहिए जैसा कि कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर लगाया हुआ है, तो वह फ्रेम निकाल करके कस्टमर को दे देता है और
अपने पास से एक दूसरा फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। तो अब इस पर हालदार साहब कहते हैं, वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। तो पान वाले की बात सुनकर हालदार साहब को यह तो समझ में आ गया था कि मूर्ति पर लगा चश्मा कौन चेंज करता है। मतलब उनको पता चल गया था कि कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगे चश्मे चेंज करता है, लेकिन अभी भी उनको यह बात नहीं समझ में आ रही थी कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। पान ठूस चुका था मतलब पान मुंह के अंदर ले चुका था। अब ये पान वाला खुद भी बहुत पान खाता है, इसीलिए इसके दांत इतने गंदे हो गए हैं। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। दोपहर मीन्स आफ्टरनून, तो आफ्टरनून का टाइम था, तो उस समय शॉप पर, पान वाले की शॉप पर क्राउड बहुत ज़्यादा नहीं था। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी। तो अब वो फिर से हंसा तो उसका जो तोंद, मतलब जो उसका पेट था, बड़ा सा पेट था, उसकी जो टमी थी वो फिर से हिली। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला। तो पान वाला एक डंडी से पान पर कत्था लगा रहा था। कत्था पान में लगाने वाला एक ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। और उसने फिर क्या करा, तो अब वह पीछे मुड़ा और उसने फिर से स्पिट किया और स्माइल करता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। अब पान वाले के लिए तो जस्ट एक ये जोक था, एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए ये एक चकित मतलब उनको हैरान कर देने वाली बात थी और उनके मन को हर्ट करने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे, मतलब जो वो पहले आइडियाज़ लगा रहे थे, जो वो पहले अनुमान लगा रहे थे, वो कह रहे हैं कि उन्हें ठीक ही लग रहा था। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। जो मूर्ति बनी हुई थी उसके नीचे क्या लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, मतलब इन्होंने मूर्ति बनाई है। वो कौन थे, वो वाकई कस्बे के अध्यापक थे, एक टीचर थे। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। मतलब एक महीने में उन्होंने कहा होगा कि ठीक है मूर्ति बनाकर दे देंगे, इसका उन्होंने प्रॉमिस किया होगा। अब हालदार साहब फिर से अनुमान लगा रहे हैं, फिर से गैस कर रहे हैं कि हो सकता है कि चलो मूर्ति बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे लगाया जाए, मतलब मार्बल में एक ट्रांसपेरेंट चश्मा कैसे लगाया जाए, कांच वाला मतलब ग्लास का ट्रांसपेरेंट चश्मा कैसे लगाया जाए, यह तय नहीं कर पाया होगा। तो मतलब वो जो मूर्तिकार था वो ये डिसाइड नहीं कर पाया होगा। अब वो और आगे सोच रहे हैं, या कोशिश की होगी, मतलब उसने ट्राई किया होगा और असफल रहा होगा, मतलब सक्सीड नहीं हो पाया होगा। अब और आगे सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं, या फिर हो सकता है बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। सोच रहे हैं या तो हो सकता है कि उसने बनाने की कोशिश करी होगी, लेकिन उसको और फाइन करने के चक्कर में, मतलब और अच्छे से बनाने के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। तो वे आगे सोच रहे हैं, अच्छा हो सकता है कि मार्बल का मतलब पत्थर का अलग से चश्मा बनाकर फिट करने की कोशिश की होगी, लेकिन वो निकल गया होगा। तो एट लास्ट वो कहते हैं, उफ। तो हवलदार साहब बहुत सारे अनुमान लगाते जा रहे हैं, बहुत सारी बातें सोचते जा रहे हैं। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। अब जो ये सब बातें सोच रहे थे हवलदार साहब, उनको ये बड़ा विचित्र लग रहा था, मतलब बहुत स्ट्रेंज लग रहा था और कौतुक भरा लग रहा था, मतलब बहुत क्यूरियस लग रहा था। उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ती जा रही थी। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले और फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है
या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? तो अब हालदार साहब बहुत सारी बातें सोच रहे थे, बहुत सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थी। अब उन्होंने क्या करा, अपने पान के पैसे दिए पान वाले को। तो अब उनको समझ में आ रहा था कि ये जो एक कैप्टन चश्मे वाला है, ये एक देशभक्त है, ये एक सच्चा देशभक्त है। उन्होंने मूर्ति के सामने जाकर अपना सिर झुकाया और फिर अपना जीप की तरफ चल दिए। और वो फिर रुके, एकदम से रुके और फिर पीछे मुड़े। उनके मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न थे, उनके मन में अभी भी बहुत सारी बातें आ रही थी, उनसे नहीं रुका गया। उन्होंने आखिर पान वाले से फिर जाकर पूछ ही लिया, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? साथी मीन्स फ्रेंड, कंपेनियन। तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो कैप्टन चश्मे वाला है, ये क्या जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इनका कोई फ्रेंड है या फिर आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? आज़ाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई सेना का नाम है। मतलब कि क्या कैप्टन चश्मे वाला पहले आज़ाद हिंद फौज का कोई सोल्जर था? पान वाला नया पान खा रहा था। अब पान वाला फिर पान खा रहा था। ये बहुत पान खाता है। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब जब हालदार साहब ने पान वाले से ये सब बातें पूछी तो पान वाला पान खाने जा रहा था अपने मुंह में। उसने पान को करीब मुंह से 1.5 इंच दूर रोका और हालदार साहब को उसने बहुत ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी मतलब अपने गंदे दांत दिखाते हुए मुस्कुराया और बोला, नहीं साहब, मतलब नहीं सर, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? लंगड़ा मीन्स लेम, मतलब इसका एक पैर नहीं है। जैसे ही पान वाला जब ये सब बातें हालदार साहब को बता रहा था, तभी सामने से कैप्टन चश्मे वाला आता हुआ दिखाई दिया। तो पान वाले ने हालदार साहब को दिखाया, वो देखो वो आ रहा है। तो उसने दिखाया कि वो देखो कैप्टन चश्मे वाला आ रहा है, यही है जो कि चश्मे चेंज करता है, आप उसी से बात कर लो, मतलब आप उसी से सारी बातें जान लो। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। अब हालदार साहब ने जब पान वाले की बात सुनी तो उनको अच्छा नहीं लगा कि देखो एक देशभक्त का पान वाला लंगड़ा और पागल कह के किस तरह मजाक बना रहा है। उनको बहुत बुरा लगा। अब जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अब जब पान वाले ने जब उन्हें बताया कि देखो कैप्टन चश्मे वाला वो आ रहा है, तो हालदार साहब मुड़कर देखने लगे। अब जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा तो वो अवाक रह गए, मतलब वो एकदम सरप्राइज रह गए। अब यहाँ पर बताया गया है कैप्टन चश्मे वाला कैसा था। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए और अभी अभी एक गली से निकला था। मरियल मीन्स बहुत कमज़ोर, बहुत थिन। लंगड़ा मीन्स जिसका कि एक पैर ना हो। तो ऐसा आदमी सिर पर मतलब अपने हेड पर गांधी टोपी लगाए, गांधी टोपी जैसे गांधी जी, महात्मा गांधी जी पहनते थे, वैसी टोपी लगाए था और आंखों पर उसके काला चश्मा था। उसने एक हाथ में क्या ले रखी हुई थी? एक छोटी सी संदूकची, एक छोटा सा बॉक्स ले रखा था और उसके दूसरे हाथ में क्या था? बैम्बू पर टंगे हुए बहुत से चश्मे थे। अभी अभी एक गली से निकला था, मतलब वह अभी अपने चश्मे बेचते हुए एक लेन से, एक गली से बाहर निकल करके आया था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। जब वो गली से बाहर निकल के आया तो वो एक शॉप बंद होगी, उसके सपोर्ट से, उसके सहारे उसने अपना बांस जिस पर कि चश्मे लगे हुए थे वो वहां पर रख दिया। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। तो अब जब हालदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को देखा तो उनको समझ में आ गया कि अच्छा, इसकी कोई अपनी शॉप भी नहीं है, इसकी अपनी कोई दुकान नहीं है,
पहले वो सोच रहे थे कि हो सकता है इसकी छोटी सी दुकान होगी, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया कि अच्छा इसकी कोई शॉप नहीं है, ये फेरी लगाता है। फेरी लगाना मतलब गली गली जा कर के अपनी चीज़ों को बेचना। तो मतलब ये गली गली जाकर चश्मे बेचता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, मतलब अब हालदार साहब सोच में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। अब उनके मन में ये प्रश्न था कि अच्छा फिर लोग इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, कि मतलब क्या यही इसका रियल नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। अब हालदार साहब पान वाले से ये भी पूछना चाहते थे कि उसको कैप्टन क्यों कहते हैं और क्या यही इसका रियल नाम है, लेकिन अब पान वाले ने साफ बता दिया था, मतलब क्लियरली बता दिया था कि वह इस बारे में, मतलब अब इस टॉपिक पे वो और बात नहीं करेगा, मतलब उनको कुछ भी और अब नहीं बताएगा। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, तो उधर हालदार साहब का जो ड्राइवर था वो भी उनके लिए वेट कर रहा था। हालदार साहब को अपने काम पर भी जाना था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तो अब हालदार साहब फिर जल्दी से अपना जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। अब 2 इयर्स तक हालदार साहब जब भी अपने काम पर जाते थे तो उस कस्बे से गुजरते थे और नेताजी की मूर्ति पर जो बदले हुए चश्मे रहते थे हर बार उनको देखते रहते थे। तो उन्होंने तरह तरह के चश्मे देखे नेताजी की मूर्ति पर लगे हुए। कैसे कैसे चश्मे लगे थे, कभी गोल चश्मा, तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। अब जब भी हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते थे, वहाँ पर पान खाने के लिए रुकते थे और फिर नेताजी की मूर्ति को देखते थे, तो उन्हें यह देखकर बहुत खुशी होती थी कि नेताजी की मूर्ति पर कोई ना कोई चश्मा ज़रूर लगा होता था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी मूर्ति पर चश्मा ना लगा हो। तो यह देख कर के वो बहुत खुश होते थे कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में शहीदों और देशभक्तों के प्रति सम्मान है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अब एक बार जब हालदार साहब वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं लगा हुआ है। हालांकि जितनी बार भी अभी तक निकले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उन्होंने पहली बार ऐसा देखा कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। उस दिन जिस दुकान से वे पान खाते थे तो वह दुकान भी बंद थी। उस जंक्शन पे, जो उस चौराहे पे मोस्टली शॉप्स थी, वो सब क्लोज थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब जब हालदार साहब ने पहली बार देखा था कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं है तो वे चले गए थे, लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम फिर आए उन्होंने फिर देखा कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा। अब इस बार पान वाले की दुकान खुली हुई थी, तो उन्होंने पान वाले से जाकर पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया, पान वाला बहुत सैड हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। तो पान वाले ने क्या करा, वो पीछे मुड़ा और उसके मुंह में जो पान था उसने वो स्पिट किया और इस बार उसने कोई मजाक नहीं करी। उसने अपना सिर झुकाया, अपना सिर बेंड किया और जो उसने धोती पहन रखी थी उसके एक सिरे से, मतलब उसके कॉर्नर से उसने अपनी आंखें पोंछते हुए, मतलब अपने आंसू पोंछते हुए हालदार साहब को बताया कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया।
और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। मतलब अब यह बात सुन करके हालदार साहब बहुत परेशान हो गए। वो कुछ भी नहीं बोल पाए, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। उन्होंने बस पान के पैसे दिए पान वाले को और अपनी जीप में जाकर रवाना हो गए, मतलब चले गए वो आगे। बार बार सोचते, अब हालदार साहब सोचते हुए जा रहे थे कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अब हालदार साहब को लगता है कि क्या होगा ऐसे लोगों का, जैसे कि पान वाला, जो अपने फ़ायदे के लिए बातें बनाता है, जिनके मन में शहीदों व देशभक्तों के लिए कोई सम्मान नहीं है। दुखी हो गए हालदार साहब, अब बहुत ज़्यादा दुखी हुए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। अब जब वो अपने काम पर जा रहे थे तो रास्ते में तो उनके कस्बा पड़ता था ही, तो कस्बे में एंटर करने से पहले ही उनको ख्याल आया, मतलब उनको ध्यान आया, उनको याद आया कि कस्बे की हृदय स्थली मीन्स जो उस कस्बे का मेन एरिया था, वहाँ पर सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। मतलब वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है वह वहाँ पर अभी भी होगी, उनका स्टैचू वहाँ पर अभी भी होगा, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। लेकिन नेताजी की आंखों पर, यहाँ पर सुभाष है नेताजी के लिए, तो नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब वे कह रहे हैं क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। एक तो मास्टर बनाना भूल गया था और दूसरी बात, जो एक सच्चा देशभक्त कैप्टन चश्मे वाला जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ज़रूर लगाता था, वह नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई। आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। क्योंकि हवलदार साहब बहुत दुखी थे, उन्होंने सोच लिया कि आज वो उस कस्बे में वहाँ पर रुकेंगे भी नहीं और वहाँ पर वो पान नहीं खाएंगे और वो मूर्ति की तरफ बिल्कुल नहीं देखेंगे और वे बिल्कुल सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। अब जैसा कि हालदार साहब हमेशा रुकते थे पान खाने के लिए, लेकिन आज उन्होंने अपने ड्राइवर को मना कर दिया कि आज वे पान खाने के लिए उस चौराहे पर नहीं रुकेंगे, कहीं आगे जा कर के पान खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। अब ये हालदार साहब की आदत पड़ गई थी कि जब भी वे उस कस्बे से गुजरते थे मूर्ति की तरफ जरूर देखते थे। तो इसी कारण इस बार भी उन्होंने सोचा था कि वे मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने मूर्ति को देख ही लिया। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, मतलब उन्होंने ऐसा क्या देख लिया कि वो बहुत जोर से चीखे, रोको! जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। अब क्योंकि हालदार साहब ने ड्राइवर को बोल दिया था कि आज यहाँ पर नहीं रुकना है, तो ड्राइवर तो अपना स्पीड में ही जीप चला रहा था। अचानक जैसे ही हालदार साहब ने ड्राइवर को रोकने के लिए बोला, ड्राइवर ने बहुत जोर से ब्रेक मारी, एकदम सडन ब्रेक लगाए। रास्ता चलते लोग देखने लगे, अब इधर उधर लोग जा रहे थे, एकदम से जब ड्राइवर ने सडन ब्रेक लगाया तो इधर उधर जो लोग जा रहे थे उन्होंने देखने लग गए। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अब हालदार साहब को जीप से उतरने की इतनी जल्दी हो रही थी कि जीप अभी पूरी तरह से ठीक से रुक भी नहीं पा रही थी, बस रुकने ही जा रही थी। उससे पहले ही वे कूद कर, मतलब जंप करके तेज तेज कदमों से, मतलब बहुत फास्ट स्पीड में स्टेप्स लेते हुए मूर्ति की तरफ लपके, मतलब मूर्ति की तरफ गए और उसके ठीक सामने जाकर, मतलब उसके यहाँ पर आया मूर्ति के लिए और मूर्ति के ठीक सामने जाकर अटेंशन,
में खड़े हो गए। मतलब मूर्ति को रिस्पेक्ट देने के लिए उसके सामने जाकर अटेंशन पोजीशन में खड़े हो गए। ऐसा हवलदार साहब ने क्या देख लिया कि वो इतने बेचैन हो गए, उनको मूर्ति तक जाने के लिए इतनी जल्दी होने लगी। उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। तो हवलदार साहब की आंखें जैसे ही मूर्ति की तरफ गई थी, उन्होंने देखा था सरकंडा जो होता है वो एक सरपत नाम का एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है। उसकी सॉफ्ट स्टेम से किसी बच्चे ने एक छोटा सा चश्मा बना करके नेताजी की मूर्ति को पहना दिया था। हवलदार साहब भावुक हैं। अब हवलदार साहब के मन में बहुत सारे इमोशंस आने लग गए, उनको बहुत सारी फीलिंग्स एकदम आने लग गई। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। मतलब कहने को ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन यह देख करके कि नेताजी की आंखों पर अभी भी चश्मा लगा हुआ है, उनकी आंखों में आंसू आ गए, वे रोने लगे। हवलदार साहब को मूर्ति पर सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा देखकर यह उम्मीद जागी होगी कि देश में शहीदों के प्रति सम्मान, देश प्रेम तथा देशभक्ति अभी भी खत्म नहीं हुई है। अभी भी बच्चों में यह सभी मौजूद हैं। यह बात सोचकर वे भावुक हो गए। नेताजी का चश्मा कहानी में कहानीकार एक सामान्य नागरिक कैप्टन चश्मे वाले के द्वारा देश के ऐसे करोड़ों लोगों के योगदान के बारे में बताना चाहते हैं, जो अपनी अपनी तरह से देश के निर्माण में, देश को आगे बढ़ाने में सहयोग देते हैं तथा अपनी देशभक्ति का परिचय देते हैं। हमें किसी के छोटे से छोटे योगदान का भी उपहास नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ानी चाहिए।